एल सुब्रमण्यम वायलिनिस्ट और कविता कृष्णमूर्ति जी, बहुत बहुत स्वागत है ललन टॉप के न्यूज़ रूम में। पिछला एपिसोड जब खत्म हुआ तो वी टुक अ फोर्सफुल प्रॉमिस फ्रॉम यू गाइस अबाउट नीबूड़ा। शादी के बाद जब पहला एक फ्यूजन का शो था, इनका फेस्टिवल का शो था, आई टोल्ड हिम, एलिस मैं क्या गाऊं, आई सिंग ओनली फिल्म सॉन्ग्स ना। ही सेइंग यू नो योर निम्बुड़ा इज वेरी नाइस। आई सेड रियली निम्बुड़ा? आई सेड ओके। निम्बुड़ा निम्बुड़ा निम्बुड़ा, अरे काचा काचा छोटा छोटा निम्बुड़ा। How you created your violin with the clothes and everything, and there is a photo also. You pick that photo, you put that violin down, and you put the photo over the violin. Then you close the case. Yes, I mean the picture is my father's picture, who is also my guru. So anytime I see the violin, I remember him. I thank him for the gift he has given me. So that picture is always there. You are following his work since 70s or since 98 when you went to sing for him for the first I time? met him, वो गान, that song was very nice, पर क्या है इनका ना वो वायलिनिस्ट का कान है, तो उसमें एक लाइन था जो बहुत ऊपर से नीचे आता था। वो लाइन 15 बार एटलीस्ट गाई उनके लिए मैं। ये था। लता मंगेशकर से पहली मुलाकात कैसी होती है? सफ़ेद झक साड़ी में वो अंदर आती हैं और आप कुछ ही लाइनें आपको एक गाने में गानी है और आप गा नहीं पा रही हैं और लता जी को देखती रह जा रही हैं। व्हाट अ वॉइस, इस लेवल पे आप ऐसे सुने, व्हाट अ वॉइस। तो वो गा रहे हैं, मैं तो एकदम दूसरी दुनिया में, और मेरे लाइंस की जब बारी आई मैं गाना भूल गई। तो लता जी ऐसे, उनका चश्मा था ऐसे, मुझे देखकर मुस्कुराई। उनको शायद पता चल गया कि मैं बहुत डरी हुई हूँ। एक किस्सा है कि आप गई स्टूडियो में और आपने देखा एक बेहद यंग बच्चा बैठा हुआ है एंड यू डिड नॉट नो आई गेस कि ही वाज ए आर रहमान। अच्छा, उनका क्या होता है वो गाना, उनका फाइनल इस तरीके से होता है कि पहले जब हम गाते, जैसे सरा सरा कुछ गाते जाओ, रिकॉर्ड करते ही जाएंगे। बाद में जाकर उनकी मैजिक की पुड़िया जैसे वो बैठ के मिक्स करते सब, फिर जाकर उसका कुछ रूप ही अलग बनता है। तो हम वेट करते थे कि उनका गाना मार्केट में कब आएगा। लेट्स हियर हाउ व्हाट इट साउंड्स लाइक। आजा रे। आपकी इंडस्ट्री पे क्या सोचना है आपका, आपके संगीत पे? टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मुझे लगता है कि ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं होना चाहिए, जिसमें वो ह्यूमन एलिमेंट कम हो जाए, एंड थोड़े और लिरिक्स की इम्पोर्टेंस और अगर मिल जाए गानों में, मेरे हिसाब से इट विल बी ब्यूटीफुल। कविता जी जब आएंगी तो हम उनसे मोहरा अच्छा, के किस्से जरूर सुनना चाहेंगे। तू चीज़ बड़ी मस्त का है कि ये गाना हम लोग को लगता है कि हमारे तकदीर में ये सुपर हिट होने वाला है। आशिक है तेरा नाम नाम, दिल लेना देना काम काम। धन्य भाग सुना सकती हैं? हाँ, यू वांट टू प्ले लिटिल बिट विद मी? Okay. धन्य भाग सेवा का अवसर Brought to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। मैं बनारस से आता हूँ। बनारस में एक संकट मोचन मंदिर है और वहाँ पे एक बहुत भव्य सालाना सांगीतिक जलसा होता है जिसको संकट मोचन संगीत समारोह कहते हैं, और 100 से ज़्यादा सालों से चला आ रहा है, ऐसा हम कहानी सुनते आए हैं। और बनारस घराने की जो शास्त्रीय परंपरा है संगीत की, गायकी की, वहाँ पर मुझे थोड़ा सा वक्त बिताने का, थोड़ी शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला जीवन में। तो मेरे गुरुजी मुझे 2 ही बातें समझाते थे। एक कि सुर संगम मूवी एक आई साल 1985 में, उसे ज़रूर देखना, और संकट मोचन संगीत समारोह ज़रूर जाना। मुझे नहीं पता था कि मेरे जीवन में कभी ऐसा मौका आएगा कि उन सब का एक समुच्चय कभी मेरे सामने ऐसे जीवन में कभी होगा। ये मेरे लिए पर्सनल एक फ़ैन मोमेंट भी है
क्योंकि सुर संगम में 2 गीत थे। सुर का हंस सोपान सुरीला और धन्य भाग सेवा का अवसर पाया। साजन मिश्रा कुछ दिनों पहले यहाँ पे आए थे गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में, आपने देखा ही था, जो इस मूवी के लीड सिंगर्स में से एक हैं। और कविता कृष्णमूर्ति जी ने ये 2 गाने जो मैंने गिनाए, उन्होंने इन 2 गानों को इस मूवी में गाया था। तो जब मैं संकट मोचन संगीत समारोह एक आवारा पत्रकार की तरह बार बार जाना शुरू किया मैंने सालों में, और शाम को बैठ के भोर तक, सुबह 6 बजे तक संगीत सुनना मंदिर की सीढ़ी पे या मंदिर के आंगन में या मंदिर की छत पे, तो ये मेरे लिए ये पहला मौका था जब मेरा 2 लोगों से राब्ता हुआ, सामना हुआ, उनको देखा पहली बार सामने बजाते सुनते हुए। दोनों लोग आज मेरे सामने हैं। पहली बार जनवरी के हफ्ते में आए थे एल सुब्रमण्यम वायलिनिस्ट और कविता कृष्णमूर्ति जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है ललन टॉप के न्यूज़ रूम में, फिर से स्वागत है। या सो हैप्पी टू बी हियर, बहुत खुशी हो रही है कैसे हैं आप आपसे लोग? बात करके, वेरी वेरी फाइन। जनवरी के पहले हफ्ते में आप लोग यहाँ आए जी थे। जी, हम अभी मार्च के मिड में खड़े हैं, होली आने वाली है। जी जी। कितना कुछ बदला जीवन इन दिनों में, 2.5 महीने बीत गए, 2.5 months have passed. What has been changed in like last 2.5 months? I just heard कि a book is about to come. Yeah. Raga Harmony. Yes. जी Sir, it's from you, na? Yes. What is it about? Just tell me. You know, we have been doing under Lakshmanarana Global Center of Excellence courses BA, MA, and PhD, which is tied up with in music. in music, focusing on music. We are trying to bridge the gap between the Gurukul system and the university education, because in the university most of the time they go and read a lot of books and write, whereas music is a practical art form. So you need to practice and learn. So since there are not enough textbooks, I've been writing some textbooks also. This is close to my 30th publication. This Raga Harmony gives an idea of how we can write big orchestral works, which I've done a lot of major orchestral work with New York Philharmonic, London Philharmonic, and other orchestras. Symphony orchestra. Symphony orchestras, using our own raga system and writing big orchestral work. So this was a thesis for my PhD. Now it is going to be published in April with the Westland publication. Coming month, April. Coming before Yugadi. And I have seen like many musicians from southern part of India. They are writing as well. They are working on text as well. Like I have read works of T.M. Krishna as well from Karnataka, and this practice actually makes music available to more of the people who are not connected, I guess, if I'm not wrong. Yes. Yes, yes. In a way, yes. And also internationally also to a lot of Western musicians who want to know more about Indian music. Abhi Raga Harmony mein kya, it's about 36 scales में how many harmonies can fall in. उसमें Beethoven हो या Mozart हो, उनके orchestral form के कुछ harmonies सब इसी पद्धति के अंदर fall होता है. तो if a Western composer wants to compose something with an Indian raga system, this book will help. Or for an Indian person who already has Indian music पर उसको Western music का knowledge नहीं है, but he wants to write for an orchestra, this book will also help us. For any composer, this book will be very helpful. Whether it is an Indian or any person from internationally, provided they can read English, it will be very helpful. ठीक है, तो एक किताब आ रही है आप. जी. Yeah, basically the difference, what I've been focusing on doing it is documentation of the existing thing is one, which people like Sambamurthy in South is no more. He has done a lot of writing about South Indian music. But my approach has been now practically we can use it to get global recognition, and people from outside can know about our music. That has been my angle. So I've written a lot of symphonic works published by Schott, which is one of the biggest publishers. They did Beethoven and Bach, all the publishing is done by them. And another publishing work like Varnams and different forms of our Carnatic music. Quite a few books I've done and theory books I've done. My focus has been not about thing what Mr. Sambamurthy has covered a lot of things, but this is practical approach to music. Actually, his approach has also been very global, क्योंकि
apart from Carnatic music, he has also mastered Western music. He's done his masters in Western music. So he is able to combine both and present it for the next generation जो हैं, जो सिर्फ क्लासिकल म्यूज़िक नहीं कर रहे हैं. वो लोग क्लासिकल म्यूजिशियन भी ऐसा है कि जैसे मेरा बेटा हो या कोई भी बाकी अम्बी और बाकी भी यंग आर्टिस्ट बहुत फ्यूजन भी बजाते हैं. अब फ्यूजन इन्होंने 70s में ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू डू ग्लोबल फ्यूजन. इनके पहले ग्लोबल फ्यूजन का कॉन्सेप्ट नहीं था. एक स्वीडिश वायलिनिस्ट के साथ इन्होंने बजाया, तो वो फ्यूजन इनका मिड 70s से शुरू हो गया था. सो ही हैज़ बीन अ पायनियरिंग पर्सन इन ब्रिंगिंग इंडियन वायलिन टू द इंटरनेशनल स्टेज. अब इंडियन वायलिनिस्ट उस टाइम अगर कोई है जो लॉर्ड यहूदी मेनन के साथ बजाया या इंडियन वायलिन अगर बाहर रिकग्नाइज हुआ है, इट्स बिकॉज ऑफ हिम. सो ही इज़ डन लॉट ऑफ पायनियरिंग वर्क इन वायलिन, lot of pioneering work in classical and Western. So his books can probably give a new insight to today's generation of musicians. अच्छा, तो एक बात बताइए कविता जी कि you are following his work since 70s or since 98 when you went to sing for him for the first time? I was very nervous when I sang for him because I knew him more as a क्या classical कहानी musician. है बताइए प्लीज आराम से. मुझे फ़ोन आया कि डॉक्टर कब की बात है? सुब्रमण्यम का एक इट वाज 99 अर्ली 99 कि ऐसे ही वांट्स यू टू सिंग अ सॉन्ग. एक प्रोजेक्ट था हे राम जो नहीं बना इनका, फिर वो चेंज हो गया, पर उसके लिए गाना था. तो मैं पहले उनको स्टूडियो में मिली और आई वाज नर्वस क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था. वो सी लक्ष्मीकांत प्यारलाल बोलिए, पंचमदा बोलिए, मुझे आइडिया कि इस्माइल दरबार के किस तरह से गाने होंगे, पर एक कर्नाटिक म्यूजिशियन प्लस जिन्होंने फ्यूजन किया वेस्टर्न म्यूज़िक का, मुझे किस तरह से गवाएंगे. एंड आई मेट हिम. वो गान दैट सॉन्ग वाज वेरी नाइस. पर क्या है इनका ना वो वायलिनिस्ट का कान है. वायलिनिस्ट का कान मतलब बहुत सुर में पर्टिकुलर होते हैं. तो उसमें एक लाइन था जो बहुत ऊपर से नीचे आता था. वो लाइन 15 बार एटलीस्ट गाई उनके लिए मैं. नॉर्मली उस टाइम हम लोग 2-3 बार गाते थे और ओके हो जाता था. पर 14th टाइम आई आस्क्ड हिम, डॉक्टर सुब्रमण्यम, कैन यू टेल मी व्हाट्स रॉन्ग विद इट, देन आई कैन करेक्ट माई सेल्फ. He said, no, you don't need to sing it. I can correct it because slightly it's a little flat on the higher note. You're a little flat on the higher note, but we have machines. We can correct it. तो मेरे को बहुत ईगो में चोट लगा. मैंने कहा, no, please don't correct it with your machine. I'll sing it for you. I'm here as a singer. I'll do it for you again. फिर मैंने अपने वॉइस को शार्प करके मैंने गाया. And then he said, it's perfectly all right. That was the 15th time I sang that line. But it was a lesson learned. मेरे लिए एक लेसन था क्योंकि उसके बाद आप सोचिए, उसके बाद तो बहुत टेक्नोलॉजी आ गया, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गया और टेक्नोलॉजी से बहुत कुछ हम कर सकते हैं आज अपनी वॉइस को लेकर. पर एक प्रयत्न होता है ना आर्टिस्ट का कि नहीं, हम टेक्नोलॉजी तो है पर मैं ये कोशिश करूँगी कि रिकॉर्डिस्ट को मेरे वॉइस को लेकर ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़े. मैं अपनी तरफ से सुर में गाऊंगी तो उसको वो मेलोडाइन डालने की ज़रूरत नहीं होगी. मेलोडाइन आजकल डालते हैं, डालेंगे, वो आप लोगों का कान आदत हो गया उसको सुनकर. पर एटलीस्ट मेरे तरफ से तो प्रयत्न होना चाहिए कि मैं अगर मध्यम गा रही हूँ ऊपर का तो वो मध्यम लगे, ये नहीं कि गंधार और मध्यम के बीच में लगे. मेलोडाइन क्या होता है मैम? Melodyne is a pitch correction, what you call it? It's one of those softwares where you do Software. pitch correction. If somebody not perfectly in pitch, they sing a little bit here or there, we can pretty much correct it using the So technology. you can bring your voice to Bring sur. the note to that frequency, whatever you like. आज काफ़ी यूज़ होता है आजकल. It's used everywhere. Because ये सब सुविधाएं हैं तो people are using it. But still I will say कि आप अगर सिंगर बनना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत सुर और ताल में अपने आप कोशिश तो करना चाहिए. पूरा मशीन के ऊपर डिपेंड नहीं करना ही अच्छा है मेरे हिसाब से. But very highly trained singers like her and some of the other singers, they don't need to use it because they don't like to use it because they hear the pitch and they try to do it perfectly. They believe on themselves. And the voice changes, no? When you put too much melodyne, उसमें थोड़ा सा एक मेटालिक साउंड आता है जो मुझे पसंद नहीं है. The voice starts sounding like वो पॉप म्यूजिक में जैसे होता है ना एक मेटालिक साउंड. तो आई फील कि हमारे इंडियन सॉन्ग्स के लिए, वेस्टर्न सॉन्ग की बात अलग है. एकदम अगर मैं इंडियन गीत गा रही हूँ, दिल ने कहा चुपके से अगर गा रही हूँ, इसमें बेटर है कि मेलोडाइन यूज़ ना हो. तो क्यों वो मेटालिक में वो कर्कश हो जाता है. ह्यूमन इमोशंस की जो वॉइस की जो फीलिंग्स है वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा मशीन के थ्रू वॉइस चला जाता है. तो
आपको मैं ध्यान शायद है ओल्ड फैशन हूँ, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ आपसे। आजकल आप लोग शायद मेरे साथ इस बात पे एग्री ना करें, पर मुझे लगता है जैसे मैं रफ़ी साहब के गाने सुनती हूँ, लता जी के गाने सुनती हूँ, मन्ना दा का, मुकेश जी का, इन लोग सबका जब गाना सुनती हूँ मुझे वो इतना, वो लाइव सिंगिंग जो 5 मिनट का लाइव सिंगिंग हुआ है जिसमें पूरा गाना एक साथ उन लोगों ने गाया है, ड्यूएट्स भी एक साथ खड़े होकर गाया, उसकी जो फीलिंग मुझे मिलती है वो कुछ और है। I enjoy listening to those songs. A very strong emotion is passed to me through those songs. मतलब मेरे दुख सुख के साथ ही हैं वो गाने। कौन सा गाना था वो ध्यान है क्या जो आपने गाया था सर के लिए? सर क्या के जो प्रोजेक्ट में था जो बार बार 15 टेक में हुआ? हाँ, उसके बाद वो गाना फिर रिलीज़ नहीं हुआ। उसके बाद उसको ही, वो हरिहरन जी और मेरा था, उसके बाद ही उसको में अलग वर्ड्स डालकर हमने रिकॉर्ड किया और वी रिलीज्ड इट एज आवर ओन प्रोडक्शन अपने इंस्टाग्राम में, फेसबुक में। I'll tell you. What was that line? I'll tell you. Da 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 re re da 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 re re da 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 da, ये गाना चल रहा था उसमें। दा पता नहीं अभी गा पाऊंगी नहीं। दा से सजना, ये था तो सजना, वो कहीं फ्लैट जा रहा था मेरा, तो बोले इट्स लिटिल फ्लैट, तो ऐसे सजना, तो ये जो मेहनत है ना 14 बार गाने का, आपको रिकॉर्डिंग के बाद जब आप घर जाओगे ना गाड़ी में बैठ के, यू फील सो प्लीज्ड विथ योर सेल्फ कि यू मेड एन एफर्ट। इट्स अ वेरी हैप्पी मोमेंट। वर्किंग हार्ड इज़ अ वेरी हैप्पी मोमेंट इन लाइफ। But also, as a composer, when you write something, you know only certain people can do certain things. So we write like that, so that we won't write this for another YZ or like that. We know, if you know how much. But you hadn't met me. How did you know that was the I've first heard time you met me? a lot of cassettes I've heard before that. No, before I called her, I was doing a project, 2 projects I was doing. One, I was doing an album for Warner Brothers called Global Fusion. For Warner Brothers. Warner Brothers. It was under Rato, which is a French label's subsidy of Warner Brothers. So where we want to use 5 continents artists from different places. It was an instrumental album. So before that I have done every album, some vocal in one track. So I wanted to use one vocal in this track. So I asked one of my friends, can you suggest somebody from India? So he sent me a bunch of cassettes. Okay. And I never got a chance to watch so much of movies sitting in the US. So we sent a lot of, I heard a lot of cassettes, but one particular cassette I felt like, there's an extra dimension because there are certain people who are very, very strong in romantic song. Some people are very, very strong in some, technically hard songs or item songs and things. But in her case, I thought she had a fantastic range, variety of singing and also extra dimension of emotion, some of the things which I was looking for Global Symphony album, Global Fusion. You remember what album was? It was called Global Fusion और उसमें Fusion मैंने album. एक पीस गाया था जिप्सी ट्रेल। Global Gypsy Fusion. Trail. हाँ, Gypsy और मुझे Trail. बुलाया था इन्होंने स्टूडियो में, और मुझे कोई आइडिया नहीं कि फ्यूजन क्या होता है, इनका सुना बेटर, बट इट वाज अ वेरी डिफरेंट आलाप ही था, पर इट वाज वेरी नाइस। उसके साथ एक स्पेनिश, ब्यूटीफुल स्पेनिश गिटारिस्ट थे और इनका वायलिन था। इट वाज वेरी नाइस, आई एंजॉयड इट। पिछला एपिसोड जब खत्म हुआ तो 2-3 वादे हमने, like we took a forceful promise from you guys about a few things that you will play certainly, and there are some talks left on your side also about Nibuda, and which is yours favorite, Nibuda. Yes. So what shall we do? Nibuda pehle? First we Nibuda, then you. Whatever you say. श्योर यू नो, What is the story about it? शादी के बाद जब पहला एक फ्यूजन का शो था, इनका फेस्टिवल का शो था, आई टोल्ड हिम, एलएस मैं क्या गाऊं, आई सिंग ओनली फिल्म सॉन्ग्स ना। You call him LS, ma'am? पहले तो लिसन बोलती थी, सुनिए सुनिए टाइप का थिंग। Okay. फिर बाद में कहा डजंट मेक सेंस, आई कॉल हिम एलएस नाउ। तो मैं टोल्ड हिम लिसन व्हाट शुड आई सिंग, मैं तो आई सिंग ओनली फिल्म सॉन्ग्स, सो विल इट गो विथ योर कॉन्सर्ट? ही सेड एनीथिंग विल गो। आई सेड व्हाट शुड आई सिंग? ही इज सेइंग योर निम्बुडा इज वेरी नाइस। I said, really? Nimbuda? I said, okay. I expected him to say कि तू ही रे या कुछ भी, पर नहीं, Nimbuda बहुत अच्छा है. It's got a very nice folk color.
तो वो गाया मैंने फर्स्ट टाइम इन दिस कॉन्सर्ट. उसमें वी हैड लैरी कोरियल, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिटारिस्ट्स फ्रॉम US. He was also enjoying the song on stage, no? Dancing pretty much. But that's... I'll sing one line. Please. इस्माइल दरबार ना? बहुत बहुत बढ़िया गाना बना इस्माइल जी, महबूब जी की लिरिक्स, फैबुलस ट्रैक. इस्माइल जी के साथ काम करना मेरी ज़िंदगी में मैं कहूँगी कि बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस इन लाइफ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे गाने दिए. निम्बुड़ा दिया, हम दिल दे चुके सनम, जो मेरे लिए एक बहुत अलग टाइप का एक गाना था. आँखों की गुस्ताखियाँ, काहे छेड़ छेड़ मोहे, फिर हमेशा देवदास पे हम आ गए. हाँ, हमेशा तुमको चाहा, ढोली तारो ढोल, और मार डाला भी मुझे बहुत पसंद है. देर ऑल ईच वन वॉज कहीं ठुमरी बेस्ड तो कहीं आइटम बेस्ड, कहीं रोमांटिक. वेरी वेरी नाइस सॉन्ग्स. बहुत बहुत बढ़िया म्यूज़िक डायरेक्टर है वो. कैसे हैं इस्माइल उस पूरे नैरेटिव को साफ तरीके से रख देते हैं. ग्रैंडियर अगर आपको चाहिए म्यूजिक में, ग्रैंड, तो उसको काफ़ी तरीके से वो क्यूरेट करते हैं. कैसा रहा उनके साथ काम और करने फिर के बाद? कहूँगी कि उनका साथ फिर संजय लीला बंसाली जी का भी विजन था इसमें. तो दोनों टू मी, मैं कहूँगी कि संजय लीला बंसाली और इस्माइल जी ने जो दो मिलकर जो उन्होंने काम किया, इट हैज़ बीन हाईलाइट. दोनों का इतना माइंड एक तरीके से ग्रैंडियर के लिए चलता था. तो दे हैव बीन अ फैबुलस कॉम्बिनेशन. और इस्माइल जी भी बहुत बेहतरीन कंपोज़र हैं और बहुत प्रिसाइज हैं कि उनको गाने में क्या चाहिए. ही वॉज वेरी श्योर. आप देखिए जिन जिन सिंगर्स से गवाए हैं, दे हैव ऑल संग देयर बेस्ट. वो के का तड़प तड़प हो या कुमार शानू का आँखों की गुस्ताखियाँ हो, सब ने अपना बेस्ट सॉन्ग, बेस्ट वॉइस और बेस्ट अप्रोच दिया है इस्माइल जी को, आई फील. आपके साथ काम करने का अनुभव कैसा था? उनके साथ काम करने का अनुभव? मैं उसके पहले उनके साथ कुछ डबिंग फिल्म्स में काम कर चुकी थी और बहुत सालों से जानती थी उनको, क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री में वायलिनिस्ट थे. तो पंचम दा के लिए, लक्ष्मी जी के लिए, बहुत सब, बप्पी दा, सबके लिए उन्होंने बहुत सारे गाने ऐसे वायलिनिस्ट बजाए. तो बीच में बोलते थे कविता जी कुछ डबिंग फिल्म्स हैं आप गा दीजिए. तो मैंने 2-3 डबिंग फिल्म्स उनके लिए गाया गाना. डबिंग होता है जैसे साउथ के फिल्म्स नॉर्थ में बहुत डब होते थे, तमिल गाने. तो कभी कभी फिल्म देखकर गाना पड़ता था लिप सिंक के लिए, डांस का गाना. तो वो मैं करती थी. फिर ये जब बड़ा फिल्म मिला उनको, उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप रिहर्सल घर पे आके करिए, ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा फिल्म है और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. तो जब जाकर ये गाना हुआ, घर पे रिहर्सल होती? हाँ, उनके घर पे था नहीं, संजय लीला जी के ऑफिस जैसा एक स्पेस था जहाँ रिहर्सल हुआ करता था. एक दो दिन पहले रिहर्सल और फिर गाना ऑन द सेट्स. ओनली मुझे याद है कि मार डाला के लिए कोई रिहर्सल नहीं हुआ, वो ऑन द सेट्स ही गाना पड़ा. मैं बैंगलोर से बॉम्बे फ्लाई इन, आई रीच द स्टूडियो एट 9 o'clock at night, 9:30. तो उन्होंने गाना सिखाया, फिर ट्रैक सुनकर फिर वहीं के वहीं गाना गाया मैंने, मार डाला. बाकी एवरी सॉन्ग वॉज रिहर्स्ड. और काहे छेड़ का तो बहुत फ़नी स्टोरी है, क्योंकि वो तो बिरजू महाराज जी का बेसिकली उनका कॉम्पोजिशन था. तो दो दिन पहले जब रिहर्सल में बैठे, पता चला कि हर बार काहे छेड़ बिरजू महाराज जी अलग अलग तरीके से गा रहे. मैंने ये तो 5 मिनट का गाना है, नहीं ये तो 20 मिनट का कुछ गाना लग रहा है. तो मैं संजय लीला जी की तरफ ऐसे देखूं कि इसमें से क्या. तो वो बोले महाराज जी, कविता जी थोड़ा चिंता में आप पड़ गए कि इसमें से आप इतने हर बार वेरिएशंस दे रहे हैं, हर बार अलग गा रहे हैं, इनको गाना क्या है. इसे मैं तो गाता जा रहा हूँ, उनको जो मर्जी गाने दीजिए, इसमें से जो भी उनको ठीक लगे. ऐसे करके फिर वी टुक अ फ्यू वेरिएशंस, उसके हिसाब से वो गाना हुआ. क्योंकि महाराज जी को तो कोई बांध के नहीं रख सकता ना, एकदम हवा के तरह. उनको What a हमने great जब भी देखा वो artist. वैसे ही थे. ऐसे आर्टिस्ट तो पैदा नहीं होंगे 100 साल तक जो महाराज जी थे. एंड नॉट ओनली एज अ म्यूजिशियन, शख्सियत उनका पर्सनालिटी, बात करने का ढंग, पूरा संगीत, पूरा नृत्य, पूरा संगीत. He also loves him. He loves Birju Maharaj ji. हमारे फेस्टिवल में he has performed. He has performed at the festival. We have collaborated and done a typical South Indian composition, Tilana. He choreographed and did with Shashwati ji, and both of them danced, we all did it together, all 4 of us, with our backup musicians for Lakshminarayana Global Music Festival in Chennai, a couple of other places, I think. Very memorable, very innovative person.
देवदास के गाने जब आप बता रहे हैं तो हम लोग उस समय एक और बाइनरी खींचना चाहते हैं, बाइनरी क्या ही कहें, मतलब एक और एग्जांपल रखना चाहते हैं रहमान का। जी एक जी किस्सा है कि आप गई स्टूडियो में और आपने देखा एक बेहद यंग बच्चा बैठा हुआ है एंड यू डिड नॉट नो आई गेस कि ही वाज ए आर रहमान। समबडी टोल्ड यू कि यही ए आर रहमान है और मणिरत्नम ने शायद बुलाया था। क्या कहानी है, प्लीज़ बताइए। नहीं पहले जो मैं गई थी वो सेंट जेवियर्स बॉम्बे में, वो कम्युनिकेशन कॉलेज में उनका स्टूडियो था। वहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर हो रहा था बॉम्बे, तो मणिरत्नम जी का फिर ऐसा आया कि ऐसा है, और रहमान जी का तब तक रोजा के वजह से वी ऑल न्यू हिज नेम बट आई हैड नॉट मेट हिम। तो वहाँ जाकर देखा एक्सट्रीमली यंग बॉय, मतलब ही वॉज सो यंग, लग रहा था कि माय गॉड दिस इज़ रहमान, क्या गाने रोजा के लिए बनाए, ही सो यंग। फिर बहुत शाय, रिकॉर्डिंग पे भी मैं और शंकर जी कुछ आलाप गा रहे थे, वेरी जेंटली हिल से, शंकर महादेवन ना? हाँ, तो वेरी जेंटली ही वुड से कि डू यू थिंक यू कैन, ऐसा करके कुछ गाते थे, और कीबोर्ड में बजा के बहुत सॉफ्ट ऐसा ऐसे करके कुछ गा रहे। तो उसको समझकर मैंने गाया और ही वाज जस्ट सो क्वाइट, और पता ही नहीं चल रहा था कि म्यूज़िक डायरेक्टर वहाँ पर है। ही सो जेंटल एंड सो शाय, मतलब लगता था कि किसी से बात भी नहीं करना चाहते। फिर हमने रिकॉर्ड किया, उसके बाद मैं आई सेड ओके थैंक यू वेरी मच करके मैं निकल रही थी, तो बोले नहीं नहीं प्लीज़ वेट। तो मणिरत्नम जी बोले रहमान इज़ आस्किंग कैन यू कम टू मद्रास नेक्स्ट वीक, वी वांट टू मेक यू सिंग अ सॉन्ग। आई सेड श्योर। तब गई मैं मद्रास, और पहला गाना, तब रहमान थे नहीं क्योंकि वो गाना रिकॉर्ड हुआ 10 बजे सुबह, और रहमान जी तो 1:30 के पहले उठते नहीं हैं, वो तो अच्छा, जैसे लेट पूरा रात काम करते हैं वो। तो उनके Still- असिस्टेंट still he works like late आई night. थिंक सो ही वर्क्स एट नाइट, ही आल्सो वर्कड विद हिम, कन्वर्सेशन पीस दे वर्कड एट नाइट, फुल नाइट दे वर्क। It was a master class video ना? हाँ, Yeah. हाँ, I and saw that that. how We did a full one night. of You finished at 5 in the morning and yeah, rushed we to the did airport. one of the pieces from Conversation, Don't Leave Me, a composition, which was a tribute to my father. We re-recorded. We started at 8:30, and after that is over, we also said I wanted him to do an interview for the Lakshmanarana Global Festival. So he said we will do it now. We did that. After that, we also did that fun master class. By the time we finished, it was 5 a.m. 5 a.m.? 5 a.m. We started at 8:30, but we finished all the three things at one stretch. And the memorable thing was it was also his birthday. So it was, that happened to be, I think, January 5th, his birthday. So it was, we worked all night. He was also happy. I didn't know it. Then they celebrated, and it was. Then Chennai. देन चेन्नई, फिर कुची कुची राकमा रिकॉर्ड हुआ था, मूर्ति जी ने रिकॉर्ड किया। वो रिकॉर्ड होते होते 1-1:30 बजे रहमान जी आए, ही हर्ड द सॉन्ग, ही ओकेड इट। फिर आई सेड थैंक यू वेरी मच, इट्स सच अ नाइस सॉन्ग, आई विल टेक योर लीव। ही सेड नो 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 नो, यू हैव टू सिंग वन मोर सॉन्ग, यू हैव टाइम ना? आई सेड या आई हैव टाइम। ही सेड यू कैन टेक द नाइट फ्लाइट एंड गो टू बॉम्बे। आई सेड या। ही सेड प्लीज सिंग द सेकंड सॉन्ग। तो सेकंड सॉन्ग भी वो चले गए फिर कुछ काम से, तो मूर्ति जी ने रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद ही केम बैक टू हियर इट। फिर सुनने के बाद ही टोल्ड मी, ही सिंग, इसमें एक लाइन है, दैट वन लाइन आई थिंक यू कैन सिंग इट बेटर। आई सेड रहमान इट्स वेरी हाई। ही सेड यू प्लीज गिव इट अ ट्राई, सी इफ यू कैन डू इट। फिर वो पूरी कोशिश की मैंने, वो था तू ही रे। तू ही रे बहुत हाई है हाँ, एक लाइन, इन ऊंचे पहाड़, वो तो मेन लाइन ऊंचे पहाड़ तो लड़का का है, इन्हें प्यार के ऐसा कुछ आता है, बहुत ऊंचा लाइन है। पर मैंने गाया उसके बाद, वो वही किस्सा कि पूरा जोर से गाया, फिर मैंने पूरा डालकर ओके हो गया। ही स्माइल्ड एंड ही सेड ओके दिस इज़ वेरी गुड, थैंक यू। फिर वो मैंने अच्छा, उनका क्या होता है, वो गाना उनका फाइनल इस तरीके से होता है कि पहले जब हम गाते जैसे केसरा वगैरह, तो सिर्फ सा पा सा इतना कुछ होता है ट्रैक में, कुछ म्यूज़िक नहीं होता है। तो हे के सरा गाते जाओ, हे के सरा कुछ गाते जाओ, रिकॉर्ड करते ही जाएंगे। बाद में जाकर उनके मैजिक की पुड़िया जैसे वो बैठ के मिक्स करते हैं, सब यहाँ से एक लाइन लेते हैं, वहाँ से एक लाइन लेते हैं, फिर उसको सब एक साथ डालते हैं, फिर जाकर उसका कुछ रूप ही अलग बनता है। तो हम वेट करते थे कि उनका गाना मार्केट में कब आएगा, लेट्स हियर हाउ व्हाट इट साउंड्स लाइक। ऑल द सॉन्ग्स, मंगल पांडे ऑल्सो What कैसा लगा जब आपको अपने तू ही रे सुना वेरी पहली बार? टैलेंटेड। तू ही रे इज़ वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स ऑफ माई लाइफ।
इट्स वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स। और वो ऐसे टाइम में आया जब मुझे थोड़ा लगता था कि सारे आइटम गाने मुझे मिलते हैं, रोमांटिक सॉन्ग्स मुझे मिलते नहीं हैं, ऐसा लगा। उसी साल मुझे दिल ने कहा चुपके से मिला, तू ही रे मिला, कुछ रोमांटिक सॉन्ग्स मिले, एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स ऑफ माई लाइफ। आई जस्ट लव दैट सॉन्ग, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये गाना। क्या आप हमारे लिए गा सकती हैं थोड़ा? गा सकती हूँ, पता नहीं थोड़े आपके दिल्ली के वेदर में थोड़ी सी बैठी हुई है आवाज़ मेरी, कोशिश करती हूँ। हम जब गानों की बात कर रहे हैं तो ये मतलब मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ गाने सुन के, वो थोड़ा सा हो जाता है, तो थोड़ा सा गला भर आता है। आपकी आई गेस यूट्यूब शॉर्ट्स होते हैं, रील्स होते हैं ना, एक वायरल है रील आपकी जिसमें आप बता रही हैं कि जब हम बात कर रहे हैं मशहूर शख्सियतों से आपकी मुलाकात की, तो इसलिए मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ, जिसमें आप बता रही हैं कि आपकी लता मंगेशकर से पहली मुलाकात कैसी होती है। सफ़ेद झक साड़ी में वो अंदर आती हैं और आप कुछ ही लाइनें आपको एक गाने में गानी हैं और आप गा नहीं पा रही हैं और लता जी को देखती रह जा रही हैं। हाँ, वो राजकमल स्टूडियो में था सुबह 10 बजे, और हेमंता का फ़ोन आया कि कल कॉलेज मत जाओ, स्टूडियो पे आ जाओ। तो स्टूडियो में आई तो 4 लाइन सिखाकर उन्हें कुछ नहीं कहा मुझे, ऐसे ही बैठे हैं। फिर दरवाज़ा ऐसे खुला तो हमने देखा लता जी आई। मुझे पता नहीं था कि लता जी के साथ ये गीत होगा, तो एकदम मैं चौंक पड़ी, मैं बहुत नर्वस थी। फिर उस ज़माने में तो एक ही बूथ में दोनों माइक्स प्लेस करते हैं, तो मैं तो लता जी गा रही और मैं इतनी मुग्ध, और इतना सुर, और व्हाट अ वॉइस, इस लेवल पे आप ऐसे सुने, व्हाट अ वॉइस। तो वो गा रही है, मैं तो एकदम दूसरी दुनिया में, और मेरे लाइंस की जब बारी आई मैं गाना भूल गई। तो फिर वहाँ से हेमंता बोले क्या फाइनल माइक रिहर्सल है, तुम गाई नहीं? फिर मैं चुप। तो लता जी ऐसे, उनका चश्मा था ऐसे, मुझे देखकर मुस्कुराई, उनको शायद पता चल गया कि मैं बहुत डरी हुई हूँ। बोले अब टेक कर रहे हैं हम लोग, और बिल्कुल ठीक तरह तुम गा लेना इसको। फिर मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं गलत गाऊं तो मेरे वजह से लता जी को पूरा गाना गाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लास्ट 4 लाइन्स वो जो गा रही थी उनके साथ मैं जॉइन कर रही थी। तो अगर मैं गलत गाई तो मेरे लिए इतनी बड़ी आर्टिस्ट को पूरा गाना गाना पड़ेगा। तो बहुत कंसंट्रेशन से गाया और वो ओके हो गया। और बाहर जाते जाते लता जी वाज सो ग्रेसफुल। उन्होंने कहा, उनका एक वाइट मर्सिडीज बेंज था, वाइट साड़ी बेंज, वाइट बेंज। तो निकल रही थी, बोली कहीं छोड़ दूँ आपको? मैंने कहा हाँ, कहीं कविता जी आपको कहीं छोड़ दूँ? मैंने कहा नहीं दीदी, मैं टैक्सी लेके चली जाऊँगी। आई विल नेवर फॉरगेट दैट। पहली मुलाकात। और मेरे लिए, मैं फिर बाद में जब दीदी को मिली, मैं बोली दीदी यू आर माई लकी मैस्केट, क्योंकि सबसे पहला गाना आपके साथ मैंने गाया। उसके बाद इंडस्ट्री में फेम नेम की बात अलग है, पर मुझे बॉम्बे में एक दिन भी काम के लिए तकलीफ़ नहीं करना पड़ा। आई गॉट वर्क एवरी डे ऑफ माई लाइफ, कुछ ना कुछ, या तो जिंगल्स, या वॉशिंग पाउडर निरमाई हो, झंडू बामी हो, या तो फिर स्टेज कॉन्सर्ट्स, या कोई गुजराती गाना, किसी के लिए भजन गा रही हूँ, किसी के लिए एक आध गज़ल गा रही हूँ। ऐसे करते करते लगातार मुझे काम मिला इंडस्ट्री में, जब तक फिर लक्ष्मीकांत जी के यहाँ ब्रेक मिला मेरा। मुझे अब की इंडस्ट्री पे क्या सोचना है आपका, आपके संगीत पे, अभी की फिल्मों के संगीत पे, जो फिल्मों में संगीत जिस तरह का आ रहा है? देखिए, क्या सोचती हैं आप? टैलेंट की कोई कमी नहीं है, क्योंकि अभी बच्चे ना जो यूट्यूब वगैरह बचपन से सुनते हैं, ये लोग इंटरनेशनल म्यूज़िक सुनते हैं। तो अभी जो मैं 5-6 साल, जब मैं कंपटीशन में जाती हूँ 5-6 साल के बच्चों को सुनती हूँ, तो मुझे तो अजीब लगता है कि इतना ब्रिलियंटली गाते हैं। हम तो उस उम्र में ऐसे गा ही नहीं पाते जिस तरह से बच्चे आजकल गाते हैं, और बहुत इनोवेटिव हैं। कहीं वेस्टर्न एलिमेंट्स भी लेके आते हैं, कहीं फोक लेके आते हैं, कहीं क्लासिकल लेके आते हैं। दे आर वेरी टैलेंटेड। पर मुझे लगता है कि ओवर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं होना चाहिए, जिसमें वो ह्यूमन एलिमेंट कम हो जाए, एंड थोड़े और लिरिक्स की इम्पोर्टेंस और अगर मिल जाए गानों में, मेरे हिसाब से इट विल बी ब्यूटिफुल। यू नो, जैसे पहले ज़माने में गाने जिस तरह से होता था ना, लग जा गले के फिर से, मतलब एक वर्ड्स का भी एक एहसास होता था, वो लिरिक्स की भी एहसास हो जाए तो मेरे हिसाब से और भी अच्छा होगा। बट इंडस्ट्री में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, दे आर वेरी वेरी टैलेंटेड, नो डाउट।
लिरिक्स पे और गानों पे थोड़ा सा वी विल कम बैक सर. अभी when we before we started shooting this episode, I saw you doing the tech check with the amplifier and everything with your violin and all. And I saw a photo in your box, violin box, how you created your violin with the clothes and everything. And there is a photo also. You pick that photo, you put that violin down, and you put the photo over the violin. Then you close the case. Yes. The Father? the picture is my father's picture, who is also my guru. And before his time, his contribution is like he made the Indian violin globally recognized. Before that, Indian violin was accompanying instrument. They were playing with somebody. His whole dream was to bring the violin as a solo instrument that should be heard in, Lincoln Center, Carnegie Hall, or Royal Albert Hall, operas, Sydney Opera. So his dream was to bring the Indian violin to all the major concert hall and perform Indian music there. So at that time, we were basically accompanists, and also technically we were not in that level. So that Westerners always thought, we were playing ethnic music or folk music, sitting down and playing. So we created a lot of new technique that put us in that spot. So because of that technique, because of that kind of multiple, when you play it almost like an orchestra playing or multiple sounds being created, all these thoughts, he's sitting in some corner in Sri Lanka as a teacher, he created those things. So because of that, when Ehudi Menuhin or Stefan Grappelli, anybody heard, they all started collaborating. So anytime I see the violin, I remember him. I thank him for the gift he has given me. So that picture is always there. It's always there. Always there. So now I guess time has come, like we ask you to play something. Yeah, I'll play a short something. And can you Yeah, also show whichever him what you- you mean by multiple strings? Can you just play a little bit? I mean, before you play, tell him this is what multiple string means. So for a person who doesn't know what Okay, multiple I'll strings, incorporate so Yeah. that instead of a single sound coming, you Later will hear on you can have multiple later on layers. when I play, you will hear almost like group of people playing and things like Okay. that. Yeah, please, sir, please. Oh, yeah. Wow. Thank you. So these were multiple strings. Yeah, multiple string at the same time. You also you can pluck with the, while you're playing, instead of single note, like you can play with this, pluck with this finger, that finger, and even this multiple thing, and also index finger, and play multiple notes. So instead of normally when they play, you hear a single note and a single thing. These kind of things create a whole, almost like a group of people playing. Sounds like an ensemble. Ensemble. And also, he also used to incorporate and play in like almost 6 octaves, close to 6 octaves range. Introduced in Indian music, we started playing. And playing extremely difficult passages, speed,
with a clarity so that every note is heard. Otherwise, sometimes if you're not technically very sophisticated, you hear some notes, some drops, some notes won't be. So for him, his technique was every note has to be equally important and equally emotional. So every note, he said, you have to bring life. You can do only by practicing and going deeper into the note. So we can create an extra dimension to the note. It's not just a note, dead note, but it becomes always used to say you have to make it a Swara Devata or create life to it. Otherwise, it's a dead note. So all those things, his idea, his thoughts, and making it like a big ensemble, which facilitated our Indian violin to be recognized as one of the most important classical instruments in Indian music. Before that, they thought they always recognized as a accompanying instrument of folk ethnic instrument, somebody playing. And back, because unfortunately at the time, music was given more important. The technique was not looked into meticulously. So he changed the whole thing. Okay. Yeah. And I saw Ambi accompanying you, your son, accompanying you at many concerts. He was at Sankat Mochan even last year, I guess. Yeah. Not with you. He had the whole stage. Yes. Yeah. So Ambi plays like this, or Ambi is like still evolving these things? Ambi has been taught like this because my father's legacy, and not only Ambi, there are a couple of other people are also being taught, but Ambi has been trained in this direction. He also plays like that, and every generation they also try to incorporate their own thoughts, their own things. He's learned this and he tries to make it, add his own stuff. So everybody progress. feeling of his The innovations is very, very important for the progress of music and the creativity of individual person. So that way, he's also doing his own things, and but technically, it's completely my father's technique which has been taught. That's what worked with him. Now I'm also hoping my granddaughter also plays the violin. Hopefully she will become, she will keep it, because when they grow up, what they like to do, which different. Yeah. So how was Ambi at start? Did he pick up violin like? Yeah. Initially, my father used to be very, very strict. 4 o'clock. When it comes to music. Practice. Very, very strict when it comes to music. Every day, one has to practice. You cannot say, today I didn't have time, today I have medical exam, today that exam. No excuses. You say, you get up, you brush your teeth, you have your breakfast, you go to the restroom. For all those things, if you don't have time, so cut one of those things, but don't cut music. Don't stop practicing. But any other thing you want to skip a dinner or skip anything or sleep less, but this must be as a routine thing. So his philosophy was, if you really want to do it, you will create time, you will find time. So initially I was also following my father's footsteps, being pretty strict with Ambi. There was a stage when he resented, he didn't want to practice, he didn't want to play. So almost he said, I don't want to become a musician, I don't want to play the violin. So that was the time I told him, okay, I picked up the violin, because also I had different sizes violin for different ages also. So I said, okay, you give me a violin, you don't need to practice, and put the violin on the top of a Godrej, so where he cannot reach, and kept it for a few days, 1 week or so. Then I told him, till I'm there, nothing to worry. You can eat, and there's a roof, and we can stay everywhere. After I'm gone, you might have to make your own money. So I'll tell my driver, there was a fantastic driver, I had Das. Even if I tell him go home in time, he'll say, no, sir, I'll go home after you sleep. So he used to come early morning, 7:30, and stay till 8:30, 9. So I said, I'll ask Das to teach you a little bit of driving. And he also will teach you how to climb on the coconut tree so that you can pluck coconut if you're hungry or anything. I just kind of semi-scared him. So only thing I had to be careful when you go up, for the same coconut, if a monkey is also trying to get the same coconut, if whoever is strong, they will stay there, whoever is weak will fall down. So I kind of scared him. 1 week later, he said, I want to play violin. I'll never forget, he says, Papa, I'll play the violin. I think he thought about it and he said he didn't want a monkey to push him off the coconut tree. Then he worked very hard. Then he Ambi has worked. worked After that, very hard. I said, very sincerely and very hardworking sincere. boy. And also, there's no other alternative to achieve. If you want to be on the top, there is a a lot of hard work, dedication, and sweat, and all those things are
part of the whole thing. See, he and my daughter also run the Music Institute, and he's also taught, she's also done her doctorate in Bindu. music. They run the music school, which was his dream. So Subramaniam School? So, Academy of SAPA, Academy Performing of Music. Arts. So from 4 years old, they train children And in she's music in yeah. schools. There are about 40,000-50,000 children in schools. So they've got books from first standard to 10th. तो एग्जाम के तरह होता है और पूरा बकायदा ग्लोबल म्यूजिक प्रोग्राम इनका है जो माय डॉटर बिंदु हैज वर्कड She has वेरी done हार्ड. a lot of, She runs she's a this lawyer, but she didn't practice law. She got did into higher this. studies, PhD in music, did Berkeley College degrees, and then she did Western music. she's a music educationist. उसका PhD है. And a very So good between my songwriter. husband and her, both are now so focusing a lot on education. Plus, she also is a singer-songwriter, so she writes her own Sings. songs and sings. And my granddaughter sings with her, so that the whole music focus is there in the family, which I'm happy about. because Except I for think- one son who's a And who's a Narayana medical. He's a doctor. He's Doctor. Medical He's an surgeon. oncologist. He's a very successful head and neck oncologist surgeon. He's one of the directors of the hospital in Bangalore, practicing and doing surgery. Otherwise, apart from him, both the children are in music. And apart from being a traditional musician, you have a little share of your film scores, like in Salam Bombay, Masala Mississippi, or Little Buddha. How has been that journey, sir, so far? Well, my elder brother used to do a lot of film thing. He was fully involved. So when I was approached, I suggested, that he will be a better choice. L. Vaidyanathan was in that thing. My field was I wanted to play and make the Indian violin known everywhere and write big symphonies where all the major orchestras will play. So I was so busy with that, and I got involved first with the theatre, Peter Brook's Mahabharata, which he did for 9 hours. It became a huge success. So first of all, international cast. So Bhima, normally when we talk about Bhima, we all imagine Bhima was fat, huge and thang. There was a puny little thin person was Bhima in the character. But A skinny person was in the Bhima character in Peter Brook's Mahabharata. yeah. So it was like a fantastic concept he had. He said it's a man's story. So I got involved. Then I was asked to do the film. Initially I said, I'm not in that field and you can find better person. Then finally Viji, my first wife, she said, Meera has been calling, why don't you just at least see the film? And then you make a decision. It will be nice. It is a first picture. And it's a lady director and doing the first thing. So it was initially, I thought it was a documentary thing. So I stopped over in New York. Meera took me to the preview theater and showed me. I was really moved because I realized it was almost the true story of many of the young children in Bombay, street kids who just get put in jail and with no direction, everything, they get stuck there and some of them become criminals. So I did that film like that. After that, she asked me to do the next film. After that, Bernardo Bertolucci was saying that I have to do my You thing. composed the scores, no? I composed so far both the Meera films and Mississippi Masala and Salam Bombay. And then I did some of the arrangements, some things I did for Little Buddha and few other films. But that is not my cup. I'm more interested in still playing and music education, Lakshmanarayana Global Center of Excellence, which is doing That's his PA. dream project now. We are creating a center, which is headquarters is going to be in Bangalore, where people who want to be specialized as a performer and an educator with a global knowledge of music, because we get lecturers and visiting professors from Chicago, from London, from Spain, and things like that. So our dream project is right now is Lakshmanarayana Global Center of Excellence, which are establishing. Plus a lot of the new symphonic writings I have done, like Navagraha Symphony, everything, which still have to be recorded with her and few other singers. So those are the things which is already, but not just, we have not had the time to finish it. So it's. Could you share some of your, or could you play some of those fusion pieces for us? Those. For the fusion pieces, Yeah, we don't have the other I'll just play one or two. riffs. Yeah. Don't leave me on the line, please. Don't leave me. Okay. This, That project you did with Rahman, no? Yeah. That was in Rag Bhairavi.
राग भैरवी विद रहमान। वो डोंट लीव मी करके इनका बहुत फेमस फ्यूजन पीस था जो उन्होंने स्टेफन ग्रैपेली के साथ बजाया था कॉन्वर्सेशन एल्बम में। इट डिड वेरी वेल। आई थिंक रहमान वांटेड टू resurrect that. What, So they did that. what we earlier, this was done as a tribute to my father, because at that time my father was not very well. So I was doing an album with one of the greatest violinists, Stefan Grappelli. Greatest jazz violinist, yeah. So we did the recording with him, but he got a lot of recognition at that time. So then later on, when Rahman dropped in and he played it in the piano, the song, he said he grew up listening to it. He really liked the song. So we decided to re-record it with his family and my family and things like that. So I'll just play one line of it. This is the theme. भैरवी। The Bhairavi, based on Bhairavi. Just 5 or 7 minutes or more. Yeah, sure. Some of my teammates like वो ये वादा 2-2.5 महीनों में कई बार ले चुके हैं आपस में एक दूसरे से और हम लोगों से भी सबसे कि कविता जी जब आएंगी तो हम उनसे पुकार और मोहरा के किस्से ज़रूर सुनना चाहेंगे अच्छा। कि क्या हुआ था, कैसे मिला, क्या था काम, कहानी क्या थी। पुकार का इतना कुछ बड़ा किस्सा नहीं है क्योंकि पुकार गाते गाते तो उसके पहले काफ़ी रहमान जी के गाने गा चुकी थी मैं। तो दिस वाज लिटरली लाइक गोइंग टू द स्टूडियोज लर्निंग अनदर सॉन्ग एंड सुनता है मेरा खुदा भी। तो मैं उस टाइम तो उदित जी नहीं थे तो मैंने अपने लाइन्स अलग ही गाए मैंने। और फिर बाद में जैसे मैंने कहा ना उनका मैजिक का पुड़िया होता है तो मिक्सिंग के बाद वो गाना कुछ उसका रिदम जब आया म्यूज़िक आया तो वो गाना बहुत डायनामिक लग रहा था मुझे। पर कुछ खास किस्सा नहीं, इतना ही कि रहमान जी के लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए था कि हमेशा 8 बजे के पहले तो 7:30-8 बजे के पहले माइक पे पहुंचने का चांस नहीं मिलता है। रात को ही गाते थे तो मुझे तो आदत हो गई थी रात को 10-11 बजे ताल का भी गाना 10 साढ़े 10। और सुभाष जी को भी मुस्कुरा रहे थे क्योंकि सुभाष जी को पता है लक्ष्मी जी के गाने सब सौदागर सब दिन के वक्त होते थे, हर करम अपना करेंगे सब दिन के वक्त रिकॉर्डिंग। और ये मैं रहमान के लिए 10 साढ़े 10 बजे रात को गा रही हूँ तो वो मतलब 11 भी बज गए थे तो वो मुस्कुरा रहे थे कि चलो ये इतनी एनर्जी के साथ रात को गा रही है ये। तो आदत हो गई थी मुझे रहमान जी के लिए रात को काम करने का। तो पुकार का कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ वो किस्सा नहीं था कि मैं गई, आई लर्न द सॉन्ग, आई लाइक्ड इट वेरी मच, फिर आई वर्कड हार्ड ऑन द सॉन्ग, आई सैंग माई लाइन्स अलग अलग तरीके से, फिर उन्होंने सब रिकॉर्ड किया। तो चीज़ बड़ी मस्त का है कि एक दिन पहले रिहर्सल हुआ और रिहर्सल होने के बाद जब मैं स्टूडियो में गई फिल्म सेंटर में विजू शाह के लिए और वो ट्रैक बजा उस टाइम वो मतलब वो म्यूजिशियंस के वो ट्रैक पूरा जब गाना मैंने सुना म्यूज़िक का, मैं पता नहीं विजू शाह को मैंने भी फिर उदित जी ने भी मुझे यही बात कही कि उन्होंने भी विजू शाह को यही बात कही कि ये गाना हम लोग को लगता है कि हमारे तकदीर में ये सुपर हिट होने वाला है। ओके। एक बहुत स्ट्रांग फीलिंग थी कि ये सुपर हिट होगा और हम लोग जब गाए बहुत एंजॉय किए। उसका जो रिदम था ना इतना सुंदर रिदम था कि खुद एक झूमने की एक फीलिंग जो होती है बहुत एंजॉय किया। और आई थिंक विजू शाह बहुत क्लियर कट बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर था, बड़ा क्लियर विजन था और उनके ट्रैक्स बड़े रिच होते थे। ही न्यू एग्जैक्टली सॉन्ग में, ही इज़ अ वेरी गुड अरेंजर। गाने के पीछे क्या जाना चाहिए, एक तो गाना होता है हाँ। पर उसको सजाना म्यूज़िक ट्रैक के साथ वो एक बहुत बड़ा आर्ट होता है। जैसे प्यारे भाई सजाते थे अपने गाने तो विजू शाह बहुत अच्छी तरीके से सजाते थे। और मुझे लगता है तू चीज़ बड़ी मस्त का जो वो पानी सा वो नोटेशन वगैरह डालकर उन्होंने गाना बड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया था। अगर सुना सकें तो। बहुत मुश्किल है ये गाना, मुझे तो उदित जी की ज़रूरत है और कुछ कोरस की भी ज़रूरत है। ओके। और जब आप के सिरा सिरा गाती हैं हाँ। के सिरा सिरा में ही बीच में स्केल चेंज होता है वो। हाँ पर वो सब बहुत मुश्किल नहीं था क्योंकि वो साथ चेंज हो जाता है और फिर
रिकॉर्डिंग करते समय इतनी मुश्किल नहीं होती थी क्योंकि वो दैट वाज विद इन आवर रेंज और हम लोग को आदत हो गया था अलग अलग स्केल में जो भी म्यूज़िक डायरेक्टर गवाना चाहें वो एक स्केल की आदत हो गई थी। पर इतना था कि शंकर जी बिल्कुल नीचे गा रहे थे और मुझे उसमें मतलब मैं नीचे गा रही थी और शंकर जी ऊपर गा रहे थे। नॉर्मली लड़कियों को ऊपर गाना हाँ। होता है, इसमें अलग था कि मैं नीचे गा रहे थे वो उनका ऊपर था। आपकी आवाज़ पे जब बात होती है, आपने कहा सर के बारे में बताया वो किस्सा, हम एक किस्सा पढ़ रहे थे कि कभी किसी पत्रिका ने या कभी किसी ने कहा था कि कविता जी की आवाज़ थोड़ी श्रिल सी है। मुझे नहीं पता श्रिल का हिंदी अनुवाद क्या होता है, कांपती सी अगर कहेंगे, आई डोंट नो, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो और कई दिनों तक आप चिंता में रही थी कि आवाज़ है कैसे, ऐसी कैसे है, क्या कहानी है मैम? किसी ने कहा था कि थोड़ा कुछ गानों में इनका श्रिल लगता है, पर अगर मैंने ठान लिया था कि वो सब क्रिटिसिज्म मैं अपने स्ट्राइड में लूँगी, उसको लेकर मैं नेगेटिव नहीं सोचूंगी। क्योंकि देखिए मैं कई सालों से मुझे सर्दी खांसी लेकर मैं बहुत भुगतती हूँ, इट्स माई पार्ट ऑफ माई लाइफ। अभी भी देख रहे हैं कि मैं हमेशा वो इसका एक हैंडकरचिफ के बगैर मेरा चलता ही नहीं है। तो ये मेरे सालों का किस्सा है। अगर मैं ये सोचकर अगर गाना रोक दूंगी तो मैं एक भी गाना नहीं गा सकती, क्योंकि बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो माइक पे मैं सर्दी खांसी लेकर मैंने गाया। हाँ, ईश्वर का गाना था, बहुत सारे गाने मुझे याद है जो सर्दी खांसी लेकर ही मैंने गाया। अगर मैं सोचूं कि आज मैं नहीं गा सकती, मेरा गला ठीक नहीं है, तो मैं इतने सारे गाने मेरी ज़िंदगी में नहीं गा पाती। इसलिए मैं चिंता नहीं करती। इनफैक्ट मैं कभी कहूँगी कि वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया कि कुछ गाने में अगर मैं नेज़ल लगूँ तो उस दिन शायद उस गाने में वो सूट हो गया। और कुछ दिन मेरा गाना कुछ थोड़ा बेसी था क्योंकि उस दिन मेरा नॉस्ट्रल्स आर वर्किंग वेरी डिफरेंटली। तो एक्चुअली मैं कहूँगी बिकॉज ऑफ दिस आई थिंक सो मेनी सॉन्ग्स माई वॉइस साउंड्स डिफरेंट because it was not under my control, but I was enjoying how to produce my voice right in a song despite all these problems. And that has been my battle, and I've never given up. Never give up. That's the answer to life. Never give up. You want to do something, you're passionate about it, just continue. Suddenly you'll see light at the end of the tunnel. मैं इस पूरी बातचीत को आखिर में बस वहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ जहाँ से इस बातचीत की शुरुआत मैंने की थी। सुर संगम जी, 2 गाने हैं आपके, और वो एल्बम क्या कमाल है। मतलब वो हालांकि वो मेरे लिए डबिंग था, मैं लता जी के लिए गा रही थी उसमें, मेरे अपने गाने नहीं थे। पूरा फिल्म होने के बाद 2 गाने मेरी आवाज़ में रखे गए। हाँ। सुर का सोपान वाला और धन्य भाग सेवा का अवसर। धन्य भाग तो पूरा लता जी गाने वाली थी। ओके। हाँ, पर लता जी ने जाऊं तोरे चरण कमल सब गाए, क्योंकि राजन जी के साथ स्टूडियो में मैं ही सारे गाने गाई, तो जाऊं तोरे सब उन्होंने गाया। पर ये धन्य भाग संभाव मेरी आवाज़ में रख दिया था क्योंकि वो कैरेक्टर बच्चा का था, तो उन्होंने कहा ये बहुत सूट होता है उसकी आवाज़ में, तो ये रख दिया। और सुर का सोपान भी ऐसे वो बच्चा सीख रहा है। हाँ। तो वो स्टाइल पे उन्होंने मेरी आवाज़ में रख दिया था। ये 2 गाने रख दिए, बाकी सब डब हो गए थे। धन्य भाग सुना सकती हैं? हाँ, you want to play a little bit with me? Which one? धन्य भाग। Okay. But I don't want mine to be too loud. Okay. It's a little high, but I'll manage. Da, da. Want me to lower the pitch? No, it's okay. I'll try. Okay. ये मैं नागरिक वाली बात कर रही हूँ, पर वी जस्ट वांटेड टू टेल यू कि हमारा ना, दिस इज़ वन इन्फॉर्मेशन आई वांटेड टू शेयर, कि हमारा टूर अप्रैल में था यूएस का, 20 अप्रैल ह्यूस्टन में शो था। हम दोनों ने पोस्टपोन किया ये टूर, इसलिए हम सोचे थे कि सारे बच्चों को, नागरिक को बोलें कि वी वांट टू वोट। As Indians, I feel it's very important to vote. Whichever party you want to vote for, doesn't matter. But it's very important you vote and you must free yourself. So we postponed our tour to June. So we are voting and then leaving. So in Great, order to be So I thought here- I should tell that it's very important. It's a very important aspect of our lives. You're saying something, sir? Yeah, I think the whole tour was postponed, basically because later on we found out the election was end of April, May, we were not sure. Earlier we didn't know the dates. We were starting the tour on the 20th in Houston, which was, auditorium was booked, everything was done. Then we realized, We even requested the last time also we did it. We stayed and voted because it's very, very important. Everybody votes for whatever they Whatever believe in. that side, And that's whichever true. party, doesn't And matter. But they must vote. we must vote, and we also recently had an opportunity to go to this beautiful Ram temple
which Okay, you want to do Ayodhya temple? Can we sing a line for them? Raghupati Raghav Raja Rao. Just one line. We'll finish with that. प्लीज प्लीज मैम क्योंकि we were so happy seeing Ram ji. आप हमारे न्यूज़ रूम में आए, फिर से आए, इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। पिछला एपिसोड जब हमने रिलीज़ किया था ना, जी. तो बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट्स में लिखा और हमें सोशल मीडिया पे भी दे टैग्ड अस लाइक कि इसका सेकंड पार्ट कब आएगा। We are very happy to talk so freely, or we were able to just talk as we are, as two individuals who are in music and sharing music. We were able to talk so freely with you. You made us so comfortable. You, the camera people, everybody. I would like to thank you all for being so nice and so kind to us. it's a pleasure. Thank you. It's a pleasure to be with you all to be today. with you all, really. and we really enjoy doing this thing. Yes. And I think initially Hariji said we have to do this. Well, last time when we came, but we had. Yeah, we he had a was worrying. He concept. says मैं हिंदी नहीं बात करता हूँ. मैंने कहा नहीं, you will be comfortable. Don't worry. You would speak in English जैसे भी. इनको मैं बहुत कोशिश की हिंदी सिखाना. ये क्या हाल है के अलावा कुछ How you जानते नहीं. converse like in तमिल, English. Okay, तमिल you are- बोलती हूँ मैं. you are comfortable in Very Tamil. comfortable in Tamil. तमिल बोलती हूँ, English बोलती हूँ. ये तमिलनाडु से US चले गए और उस टाइम तमिलनाडु में हिंदी अलाउड नहीं था, सीख नहीं पाए. वो पूरा आंदोलन तो जो तमिल था से वहाँ फिर का। सीधा इंग्लिश. Yeah, we wanted to मैं ही learn. हिंदी इन्फ्लुएंस हूँ उनके My लाइफ. father wanted me to learn Sanskrit and Hindi. At that time in He school, wanted to learn, but it I was all joined banned. in school to learn Sanskrit and Hindi. But then, at the time, the local politicians Yeah. Banned made a it. big issue, abandoned. There's no Hindi, no. So we all, that generation, we lost learning Hindi. Then after that, I went to US. I mean, it's important to learn another language. Which किस्सा सुनाती हूँ. सुल्तान खान साहब इनके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और ये जुगलबंदी भी कर चुके हैं. तो शादी के बाद मेरे को सुल्तान खान साहब बोलते हैं, अरे यार तेरे मियाँ को हिंदी नहीं आता और मुझे अंग्रेज़ी नहीं आता, अभी मैं क्या करूँ. ऐसे कुछ नहीं, आप दोनों बैठोगे ना स्टेज में, आपकी सारंगी और इनके वायलिन बात करेगी. तो फिर और मैंने इनको कहा, मद्रास में कॉन्सर्ट था, मैंने कहा जब ये बहुत अच्छा बजाएंगे ना खान साहब, आप बोल देना क्या बात है. तो जब खान साहब बहुत अच्छे तेरे बजा रहे थे, बोले क्या बात है. वो मुझे आज भी याद है. पूरी ऑडियंस हंस रही थी क्योंकि उनका है इतना अच्छा था, क्या बात है. ठीक है Thank you सर, so बहुत बहुत much. शुक्रिया। Namaste. Thank you.